हेलो बच्चों, वेलकम टू एमोर चैनल। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और यह वीडियो इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनका नोट्स एकदम बहुत बढ़िया मजेदार बन रहा होगा, शानदार बन रहा होगा, जबरदस्त बन रहा होगा, है ना। और आपको पता है कि सबका आप सामाजिक विज्ञान में बना ही देंगे। 80 में 80 नंबर का प्रश्न पत्र आप एग्जाम में बना करके आइएगा, विश्वास मानिए, ठीक है। और यहाँ जो आज जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले यही बताना चाहते हैं आप लोगों को कि मैं नया नया यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया हूं। इसके कारण कुछ गलतियां हो जाएगी वीडियो के क्वालिटी में, पर पढ़ाई के क्वालिटी में एकदम गलती नहीं होगा। इसलिए आप लोग विश्वास रख करके पढ़िए। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और सभी लोग यूरोप से परिचित है, राष्ट्रवाद से परिचित है, राष्ट्रवाद के कारण से परिचित है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, बहुत सारा चीज आप लोग पढ़ लिए। इसलिए ज्यादा हमको आज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हंगरी जो है एक यूरोपीय देश है। हंगरी पर भी ऑस्ट्रिया का कब्जा था। छोटा छोटा हंगरी, ये हंगरी के बाद बोहेमिया, पोलैंड के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद राष्ट्रवाद का परिणाम क्या निकला, राष्ट्रवाद जो राष्ट्रप्रेम की भावना जब उत्पन्न हुआ तो इसका यूरोप में परिणाम क्या, कारण तो पढ़ लिए हैं, लेकिन परिणाम क्या आया उसके बारे में पढ़ना है। तो हंगरी के बारे में आज पढ़ते हैं कि हंगरी पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। और जब राष्ट्रवाद यूरोप में फैला तो इसमें भी राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम की भावना फैलेगा। सब आजादी ले रहे हैं तो ये भी आजादी लेना चाहेगा, जाहिर सी बात है। तो ऑस्ट्रिया से आजादी लेना चाहता था। ऑस्ट्रिया से आजादी लेने के लिए इसमें आंदोलन होता था। क्या होता था? आंदोलन होता था। और उस आंदोलन का नेतृत्व दो आदमी कर रहा था। एक कोसुत है, एक है फ्रांसिक डिक, है ना। एक कोसुत और दूसरा फ्रांसिक डिक। कोसुत जो थे, इनका जो विचार बहुत बढ़िया था। हंगरी तक कब्जा कर ही था। ऑस्ट्रिया के बगल में है हंगरी, तो इस पर तो कब्जा कर ही था। लेकिन ये जो कोसुत थे वो आंदोलन कर रहे थे, तो ऑस्ट्रिया के लोग के लिए भी कर रहे थे। ये कहते थे कि लोकतंत्र का स्थापना हो। किसका स्थापना हो? लोकतंत्र। पहले राजतंत्र था कि नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजा बन रहा, राजा जो बनल है ओकरे बेटा ओकरे पोता राजा बनेगा। तो लोकतंत्र पहले की स्थापना चाहते थे ये। तो अब आप लोग पढ़े हैं कि फ्रांस में भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुआ था, यानी लोकतंत्र की तरफ चले। तो यहाँ जो कोसुत थे ऑस्ट्रिया के जो शासन हो रहा था हंगरी पर, हंगरी के जो कोसुत थे वो लोकतंत्र का मांग करते थे, साथ वर्गहीन समाज का मांग करते थे। कौन सा समाज? वर्गहीन, क्लासलेस सोसाइटी। अब ये क्या होता है कि इस समाज में कोई भी, हमारे यहाँ कैसे छोटा जात बड़ा जात होता है, उसी प्रकार सब जगह ऐसा ही है। तो ये जो थे कोसुत मांग करते थे कि वर्गहीन समाज का स्थापना हो, कोई छोटा ना हो कोई बड़ा ना हो, सब अपना काम खुद करेगा, क्लासलेस सोसाइटी का स्थापना होगा। ये बात ऑस्ट्रिया के आदमी को भी अच्छा लगता था। लोकतंत्र के बाद भी बात भी उनको अच्छा लगता था। तो इनका समर्थन करते थे कोसुत को। और ऑस्ट्रिया को लगा कि यह अगर हम नहीं अधिकार दिए तो इसे बड़ा दिक्कत कर देगा, आंदोलन कर देगा, फिर हम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया को हंगरी की कई बातों को मान लेनी पड़ी। इस प्रकार हंगरी में ढेर सारा चीज एकीकरण हो गया। हंगरी का में राष्ट्रवाद का भावना, राष्ट्रवाद की जो आंदोलन था वो सफल हुआ। हंगरी का एकीकरण भी हुआ और हंगरी के कई बातों को माना गया ऑस्ट्रिया के तहत, ठीक है। और हंगरी के बारे में हम लोग जान गया, सारा चीज लिख दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए बोहेमिया के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? बोहेमिया जो था इस पर भी कब्जा था ऑस्ट्रिया का। और बोहेमिया में चेक जाति के लोग रहते थे। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है कि बोहेमिया में किस जाति के लोग अधिक थे? स्लाव, चेक, है ना, दोनों इनमें से कोई नहीं। चेक जाति के लोग बहुत ज्यादा रहते थे। और बोहेमिया पर जो ऑस्ट्रिया का कब्जा था, तो बोहेमिया के जो लोग थे वो देखे क्या कि हंगरी के ढेर सारा बात को मान लिया गया, तो हमरो बात मानिए, नहीं मानिएगा तो हम रोए लगेंगे। मतलब कहने का मतलब आंदोलन कर देंगे। क्या कर देंगे? आंदोलन कर देंगे। इस प्रकार से आंदोलन हिंसक होते जा रहा था। तो ऑस्ट्रिया ने इस चेक जाति के बात को बहुत सारा मान लिया। लेकिन जैसे ही बात मान लिया तो आंदोलन जो करने वाले थे उनके कंट्रोल में आंदोलन नहीं रहा। ये आंदोलन बहुत हिंसक हो गया, बहुत कई लोगों को मार दिया, ऑफिसर सबके, ऑस्ट्रिया का ऑफिसर सबके, कर्मचारी सबके मार दिया। तो ऑस्ट्रिया इसको धड़ के बर्बरता से, यानी बहुत अमानवीय तरीके से कुचल देता है। तो ढेर सारा बात मानता है ऑस्ट्रिया, लेकिन इसी बीच आंदोलन कंट्रोल में नहीं हो पाता है और बहुत ज्यादा हिंसक रूप ले लेता है। तो ऑस्ट्रिया को फिर से बात वापस जो मन ले रहता है फिर खारिज कर देता है कि अब हम तुम्हारे बातों तो नहीं मानते। तो लोग बातों मान लिए तो हम आंदोलन कर रहा है, हिंसक हो गया है, तो बात को खारिज कर देता है। तो इस प्रकार से बोहेमिया में हुआ था। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि बोहेमिया में किस लोगों का संख्या अधिक था, या बोहेमिया में बहुसंख्यक लोग कौन थे? तो चेक जाति के लोग। किस जाति के लोग बहुसंख्यक थे? तो चेक जाति के लोग। अब पोलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। पोलैंड पर रूस का अधिकार था। किसका अधिकार था? रूस का। आपको पढ़ा दिए खूब बढ़िया से। यूरोप में 48 देश, 48 में 4 देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, और ये सारे देशों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया करते थे। ये सब बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाया गया है। आप नहीं देखे थे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो इस पर पोलैंड पर किसका कब्जा था? रूस का कब्जा था, है ना। और रूस का जब कब्जा था
तो इसमें जो राष्ट्रवाद की भावना फैला था वो 1830 के क्रांति, देखो हंगरी में जो राष्ट्रवाद का भावना फैला ना वो 1848 के क्रांति का के कारण फैला। 1848 फ्रांस में आप लोग 1848 की क्रांति पढ़े, खूब बढ़िया, लुई फिलिप वाला 1848 की क्रांति। अब देखिए उससे इस पर प्रभाव खूब पड़ा, क्या कि लोग एक दूसरे के समाचार को सुनते रहते हैं। जैसे यहाँ पर राजतंत्र है, कहीं और राजतंत्र है, वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया, वहां पर ढेर सारा राजा से अधिकार ले लिया। अब वही राजा हमारे यहाँ शासन कर रहा है राजतंत्र पर, राजतंत्र बना करके, अच्छा कोई और राजा शासन कर रहा है हम पर, तो हम भी कहेंगे जब वहां ऐसा हो सकता है, ढेर सारा जनता लड़ाई करके अधिकार ले सकती है, तो हम क्या नहीं अधिकार ले सकते। देखो तो उतना होकर कितना जनता सबको सुख सुविधा है, तो हम आंदोलन कर देंगे। तो उसकी क्रांति का प्रभाव पड़ा था, 1848 की क्रांति का प्रभाव पड़ा था हंगरी में। इसमें पोलैंड में 1830 जुलाई 1830 की जो क्रांति हुआ था, वहां पर फ्रांस में उसी का प्रभाव पड़ा, इसमें भी राष्ट्रवाद की भावना फैला। तो इन्होंने लेकिन ये अपने आंदोलन कर ही रहा था, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस से सहयोग मांगने गया। तो बताइए रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सब बढ़िया बढ़िया देश है, सब दोस्त था, तो कैसा का सहयोग दे देता, नहीं सहयोग मिलता है तो ये हार जाता है, इसको विद्रोह को कुचल देता है। खाली इतने प्रश्न, इससे इतने टॉपिक पढ़ना था पोलैंड के बारे में। अब हमारा हो गया पूरा हिस्ट्री कंप्लीट। अब आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ। यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला था, राष्ट्र प्रेम, उसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम क्या हुआ कि सभी यूरोपीय देश का एकीकरण होने लगा। अब सब पढ़ा दिए, एक एक चीज पढ़ा दिए, हम डिस्कस नहीं करेंगे। एकीकरण क्या होता है, यूरोपीय देश क्या होता है, एकीकरण होने लगा, यानी सब राष्ट्र के रूप में उभरने लगे। कई छोटे बड़े राज्यों का जन्म हुआ, जर्मनी का एकीकरण, इटली का जन्म, छोटा छोटा देश भी अपन बड़का बड़का देश, बड़ा बड़ा देश जो जर्मनी, इटली, ये सब का एकीकरण हो रहा था, एक राष्ट्र बनकर उभर रहा था। अब बाहरी शक्तियों को खदेड़ रहा था। बाहरी शक्तियां कौन था, 4 शक्तिशाली देश, तो उसको खदेड़ रहा था, निकल रहा था। तो उसी में बहती गंगा में छोटको छोटको देशों हाथ धो लेता था, कहता है कि वाह वो सबको छोड़ दिला हमरा ने, हमरो छोड़िए, है ना, छोड़वा लेता था। मतलब कि आंदोलन करता था, ऐसे ही थोड़ी, हम आपको समझाने के लिए सब बोल रहे हैं। छुड़वा लेता था। तो छोटे बड़े राज्यों का जन्म हुआ, छोटा बड़ा राज्य, यानी यहाँ पर राज्य का मतलब है देशों का जन्म हुआ। समझने के लिए सब लोगों में अपने देश, समाज, संस्कृति और संस्कृति आदि के प्रति जागरूकता बढ़ी। राष्ट्रवाद का परिणाम क्या निकला कि लोगों में अब समझ आने लगा कि नहीं साथ रहेंगे, अपन लोग के साथ नहीं रहेंगे, अपन समाज अपन संस्कृति को नहीं पकड़ेंगे तो कोनो आ के हमारे समाज पर, संस्कृति को खत्म कर देगा, समाज को बदल देगा, समाज पर अधिकार कर लेगा, देश पर अधिकार कर लेगा। तो लोगों में राष्ट्रवाद का परिणाम क्या निकला कि देश, समाज और संस्कृति, लोगों में अपने देश, समाज और संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, खान पान आदि के प्रति क्या हुआ, जागरूकता बढ़ा। ये सब लिख दिए हम। संकीर्ण राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आपको एक बात बताया, संकीर्ण राष्ट्रवाद क्या है, छोटा राष्ट्रवाद। राष्ट्र देखो अब क्या बताते हैं, यूरोपीय देश में जब क्रांति हुआ, ये सब चीज बदलाव हुआ, सब राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्रवाद के कारण सब लोग एकीकरण कर लिए अपने राष्ट्र का। तब क्या होता है कि यूरोपीय देश के में इतना राष्ट्रवाद काफी बढ़ जाता है, इतना राष्ट्रवाद बढ़ जाता है कि जर्मन का लोग है तो वो कहेगा कि, जर्मन का लोग कहने लगा कि खाली हमारे देश सब कुछ है, यानी जर्मनी ही सब कुछ है, बाकी कोनो कुछ नहीं। अति राष्ट्रवाद हो गया, यानी हमर देश हमर लोग, बस इतना है। अब ऐसा राष्ट्रवाद को संकीर्ण राष्ट्रवाद कहा जाएगा। आपके लिए आपका राष्ट्र बहुत बढ़िया है, दूसरा के लिए ओकरो राष्ट्र बढ़िया है, लेकिन उसको आप अपना आगे नहीं समझिए। इतना राष्ट्रवाद बढ़ गया कि अपन लोग के अलावा दूसरा राष्ट्र नहीं दिखाई दे रहा था, अपन लोग के अलावा दूसरा देश और दूसरे देश के लोग को नहीं समझ रहा था, है ना। काफी विद्रोह भी कर रहा था कि कोनो के घुसने नहीं देंगे अपन देश में। इतना जो राष्ट्रवाद था एकदम इतना विकराल रूप ले लिया कि इसको कहा गया, आपके बुद्धि अगर कम रहे तो ये संकीर्ण राष्ट्रवाद हो गया, छोटा राष्ट्र हो गया। आपका दिमाग जो हो गया वो छोटा हो गया, है ना। अपने में सीमित गए, आप दूसरा के भावना को नहीं समझ रहे हैं, मानवता को ध्यान में नहीं दे रहे हैं। आपके लिए जो धरती माता है तो दूसरों के लिए भी तो उसकी धरती उसकी माता होगी, तो नहीं, तो हम ही खाली देश से अपन प्रेम करते हैं और कोनो नहीं। इतना राष्ट्रवाद बढ़ गया, तो संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और यही राष्ट्रवाद का जन्म, संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तो लोगों में साम्राज्यवादी, यूरोपीय देशों में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बढ़ा। साम्राज्यवादी समझते हैं, अपने क्षेत्र को छल बल धन के बदौलत बढ़ाना, है ना। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बढ़ा कि अपन देश को कैसे बढ़ाया जाए। तो सारा यूरोपीय कंट्री कूद कूद कर अफ्रीका और एशिया पर बुरा नजर डाला। अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पहुंचा और अपना उपनिवेश विकसित करने लगा, यानी अपन क्षेत्र को बढ़ाने लगा। समझ रहे कि नहीं, अपन देश ला दूसरे देश के यहाँ आकर के व्यापार करके उसका शोषण करने लगा। तो ऐसा जन्म हुआ, समझ रहे कि नहीं। राष्ट्रवाद, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका जो परिणाम निकला, एक संकीर्ण राष्ट्रवाद को जन्म दिया, है ना। और संकीर्ण राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवादी विचारों को जन्म दिया। साम्राज्यवादी विचारों एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर आके कब्जा कर लिया। अब महाद्वीप के बारे में खूब बढ़िया से बता दिए, कब्जा कर लिया। यहाँ उपनिवेश बनाने लगा, यहाँ के धन ले लेकर चोरा करके अपन देश में ले जाता था, यहाँ के लोगों के साथ शोषण करता था,
अब जो है वो अपन देश खाली है, अब बाकी देशों का शोषण करने लगा। लेकिन फिर वही राष्ट्रवाद का विचार जो वहां पर राष्ट्रवाद हुआ था, क्रांति हुआ था, वो सारा चीजें धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण, छपाई वाला मशीन आने के कारण सब किताब में लिखाने लगा, इस सब जगह पहुंचने लगा, तो यहाँ के लोगों में फिर राष्ट्रवाद बढ़ गया। वो सब राष्ट्रवादी भावना, यूरोपीय राष्ट्रवाद का भावना पढ़ करके तो फिर यहाँ के लोग भी क्रांति कर दिए, यहाँ के लोग भी आजादी लेने लगे इस प्रकार से, है ना। तो राष्ट्रवाद के हम लोग परिणाम पढ़ लिए, आदि लिख लिए। तो जिस दिन हम राष्ट्रवाद के कारण पढ़ाए तो उस दिन परिणाम ही बढ़ा सकते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आता। इसलिए शुरू से आकर के वीडियो देखिए, एकदम 80 में 80 बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अब हट जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। अब हम अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे, लघु ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो पढ़ लेंगे, पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव निचोड़ के पढ़ लेंगे। सब्जेक्टिव कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज सब करवा देंगे, आप लोग विश्वास खाली रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिख लीजिए आप लोग।